हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स का जो लास्ट टॉपिक अपने पास है वो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एनसीईआरटी में ये टॉपिक डायरेक्ट नहीं गिवन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं नीट में और जेई में, इसलिए हमको इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ भी हमने डेफिनेशन में लिखा था कि केमिकल काइनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो अभी जो अपन ने SN2 मैकेनिज्म भी देखा था, वहाँ मैकेनिज्म की अपन ने बात करी, तो वहाँ वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसलिए वहाँ हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होगी जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होगी। तो अगर एक से ज़्यादा स्टेप्स में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसका मैकेनिज्म हमको गिवन होगा। जैसे बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म, तो SN1 मैकेनिज्म में भी हमको स्टेप्स गिवन होते हैं, कौन सा फर्स्ट स्टेप है, कौन सा सेकंड स्टेप है, कौन सा स्लो स्टेप है, कौन सा फास्ट स्टेप है। लेकिन हम अभी ऑर्गेनिक में नहीं जाएंगे, हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स का, जो जनरल डिस्कस करते हैं। वो एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बुक्स के अंदर जो अपने को मिलता है मैकेनिज्म से रिलेटेड। 2017 में नीट में क्वेश्चन आया X2 + Y2, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले अपन डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन की बात करते हैं। तो वन स्टेप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो वन स्टेप में कैसे लिखते हैं, 2O3 gives 3O2, ये ओवरऑल रिएक्शन है अपने पास, क्लियर। और इसका मैकेनिज्म गिवन है, मैकेनिज्म हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ये हमेशा हमको गिवन होगा, क्लियर है। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 steps. Step 1 is in which O3 decomposed to give O2 plus O or nascent oxygen, and in second step O3 reacts with this nascent oxygen to give 2O2. The overall reaction is 2O3 gives 3O2. And other informations given in the questions, this step is reversible and the rate constant is K equilibrium, and for this reaction the rate constant is K. Other information given in the question is this step is fast and this step is slow. हम डिसाइड नहीं करेंगे कौन सा स्टेप स्लो है कौन सा फास्ट है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमको डिसाइड नहीं करना। मैकेनिज्म हमेशा गिवन होता है, प्रपोज्ड है कि ऐसे रिएक्शन हो रही होगी, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं कि इस मैकेनिज्म से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं यहाँ क्वेश्चन, व्हाट इज द overall order of this reaction, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। रिएक्शन को देखकर ऑर्डर नहीं निकाल सकते, अपन पढ़ चुके हैं। दुनिया की किसी भी रिएक्शन को देखकर उसका ऑर्डर नहीं निकाल सकते, क्लियर है। इसके लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी। इन्फॉर्मेशन में अगर बात करते तो गिवन होगा कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो सीधी सी बात है उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। दूसरा अपने पास ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है वो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन दे दे। थर्ड कंडीशन है कि वो एक्सपेरिमेंटल अपने को ऑब्जर्वेशंस दे दे, उसके ऊपर बेस अपन क्वेश्चन कर चुके हैं।
if we have experimental observations for different experiments and in those experiments we have the concentration of all reactants and rate of reaction, then by putting the values of reactant and rate of reaction in different experiments we can easily solve the order of reaction. ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं. आज हम बात कर रहे हैं कि फिर से मुझे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और इस बार मेरे को क्या गिवन है? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जो अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किया था. तो अगर बात करते तुम्हारे को मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन गिवन हो तो किस तरीके से अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे. तो कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनते जाना, बहुत इजी से है और बहुत इजीली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे. तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए डिफाइन करते हैं? हमेशा स्लोएस्ट स्टेप के लिए, क्योंकि रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप, उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. क्लियर है? जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, अभी तक मैंने स्लो और फास्ट कुछ भी यूज नहीं करा था टर्म केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में. क्यों यूज नहीं करा? क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन अपने पास आया भी नहीं और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी. लेकिन जैसे ही मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन आएगा, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन मीन्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. जैसे ही रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होगी तो कोई स्टेप स्लो होगा और कोई स्टेप फास्ट होगा. तो तभी तो जरूरत पड़ेगी, तब डिफाइन करेंगे हम कि कौन सा स्टेप स्लो और कौन सा फास्ट. तो आज के बाद हमको याद रखना है कि जो रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप होगा वो स्टेप क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट में बोलते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. यही वो स्टेप है जो रिएक्शन कैसे होगी और कितने टाइम में कंप्लीट होगी इसको डिसाइड करता है. इसलिए इसका नाम रखा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो जो स्लोएस्ट स्टेप है जो रेट को डिटरमाइन करता है, उसी स्टेप के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं. सेंटेंस समझ में आया? जो स्लोएस्ट स्टेप होगा केवल उसी के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे. तो मैंने कहा यहाँ पर स्लोएस्ट स्टेप कौन सा? ये वाला. अगर इस स्लोएस्ट स्टेप के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या लिख दी? रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा मैंने? K इंटू रिएक्टेंट कौन कौन है? O3 एंड नीसेंट ऑक्सीजन. बोलो इतना समझ में आया? स्लोएस्ट स्टेप के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है, मैंने कर दिया. ये रहा स्लोएस्ट स्टेप. स्लोएस्ट स्टेप में ये रिएक्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया K इंटू O3 इंटू O. अब जैसे ही मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा तो दिमाग में आता है कि सर यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट अगर है तो इनकी पावर 1 और 1, पावर 1 और 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन होती है सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 2. आंसर है नहीं. यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 क्यों नहीं है? तो वापस से डेफिनेशन बोल रहा हूँ, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स. तो क्या ये रिएक्टेंट है? ये रिएक्टेंट नहीं है. नीसेंट ऑक्सीजन हमारे पास एक इंटरमीडिएट है. ये क्या है? इंटरमीडिएट है. क्या है? इंटरमीडिएट है. तो क्या ये डेफिनेशन में फिट हो रहा है सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स? आंसर है नहीं. तो इंटरमीडिएट ऑर्डर की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए इसकी पावर को हम ऐड नहीं करेंगे. ऐड नहीं करेंगे लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले में है, और फॉर्मूले में है तो ऐड करना चाहिए. तो यहाँ हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं कि इस ऑक्सीजन की पावर को, नीसेंट ऑक्सीजन की पावर को यूज़ करें या नहीं करें. तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या है कि हम इसकी पावर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रिएक्टेंट नहीं है.
तो इसीलिए इसको रेट ऑफ रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन में से रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए हमारे को एक और रिएक्शन गिवन है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट टर्म को रिमूव कर सकते हैं। इस इंटरमीडिएट टर्म को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। कैसे रिमूव करेंगे, ध्यान से देखना। मैंने लिखा के इक्विलिब्रियम को क्या लिखते हैं, बोलो। के इक्विलिब्रियम होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक क्लियर है। अब देखना मजेदार बात कि मैंने कहा मुझे यहां से इंटरमीडिएट को हटाना है, तो क्या मैं यहां से हटा दूं। यहां से मैंने लिखा O इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, के इक्विलिब्रियम इंटू O3 अपॉन O2। बोलो क्लियर है। ये मेरे पास इंटरमीडिएट ऑक्सीजन, नीसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन किस टर्म में आ गई, अपने पास O3 और O2 जो अपनी मेन रिएक्शन में गिवन है, उसके रेस्पेक्ट में हमने इस नीसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करा और कहां पुट कर दिया, यहां पे पुट कर दिया। पुट करो, सॉल्व करो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के O3 इंटू के इक्विलिब्रियम O3 अपॉन O2। क्लियर। कांस्टेंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट बना दूं, के डैश O3 इंटू O3 क्या हो जाएगा, O3 का स्क्वायर, O2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, पावर -1। ये आ गया अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक क्लियर है। अरे बोलो आया ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। क्या इस ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट है, आंसर नहीं है। लेकिन यहां इस रेट ऑफ रिएक्शन में अपने पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मजबूरी है, इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, क्योंकि इंटरमीडिएट स्पीशीज को हम केवल ड्यूरिंग द रिएक्शन बात करते हैं कि वो बन रही है और बनकर उसी समय डिकम्पोज हो रही है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने को मिल सकते हैं, रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। इस केस में जब ये मैकेनिज्म गिवन है, मैकेनिज्म ऑलरेडी मुझे गिवन है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में यानी O3 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है अपने पास, इस रिएक्शन का ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर अगर बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो यह ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O3 कितना है, 2, और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2 क्या है, -1। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता है। तो अपन पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता है, उसका प्रूफ ये रहा। बोलो समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी होता है। कैसे होता है वो मैंने इस मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव तो है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट है। और इस नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, अगर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब कि वो मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज, तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। अब मैंने कहा अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कभी डिफाइन करना हो, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना हो रेट ऑफ रिएक्शन को, तो सोचो अपन क्या बोलेंगे कि अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उल्टा सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट क्या हो रहा, कम। प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो रिएक्टेंट होगा कम, और अगर रिएक्टेंट कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ O2 के रेस्पेक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर नेगेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कह लो या O2 कह लो। इसलिए वहाँ हम लिखते हैं जब डिफरेंस करते हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में कि क्या ऑर्डर नेगेटिव होता है, आंसर हाँ होता है। ये अपने पास आंसर। अब मैंने कहा व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 + -1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। आंसर अपने पास हो गया, बोलो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया अपने पास, 1। ये क्लियर है मैकेनिज्म, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम बात करते हैं नीट 2017 के क्वेश्चन की। सिमिलर क्वेश्चन है, नीट 2017 mechanism of a hypothetical reaction x2 plus y2 gives 2xy। ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन गिवन है, ओवरऑल रिएक्शन x2 + y2 गिव्स 2xy। इसके मैकेनिज्म में स्टेप 1 गिवन है अपने को, x2 गिव्स x + x फर्स्ट, स्टेप 2 x + y2 gives xy + y slope, and step 3 x + y gives xy fast। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और शायद मुझे लगता है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि फिर से अपने को मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन गिवन है, और उस मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन अपने पास है ये। इट मीन्स जब रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होगा तो उस रेट ऑफ रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन में x2 y2 और xy के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इट मीन्स अगर अपने पास कोई इंटरमीडिएट आता है तो उस इंटरमीडिएट को हमको रिमूव करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। क्लियर है? तो पहला स्टेप जो अपने पास था कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा किसके लिए एक्सप्लेन करते हैं, स्लोएस्ट स्टेप के लिए। किसके लिए? स्लोएस्ट के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया अपने पास ROR, रेट ऑफ रिएक्शन के, यहाँ अपने को दे देते हैं K1 K2 K3, ये मैंने लिख दिया K2, और ये आ गया अपने पास x ×
Y2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे? स्लोएस्ट स्टेप के लिए। क्लियर? स्लोएस्ट स्टेप के लिए अपने पास ये अपने पास हो गया K2 इंटू एक्स इंटू Y2। ये अपने पास क्या है? इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। क्लियर है? इस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा इस इंटरमीडिएट को बताओ कहाँ से हटा सकते हैं? यहाँ से। अरे हाँ है ना? तो मैंने कहा इसके लिए मैं K1 इसको K इक्विलिब्रियम मानना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख देता प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बोलो क्लियर है? यहाँ इसको अज्यूम करना ही पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ठीक है? तो जैसे मैंने लिखा कि इक्विलिब्रियम ये हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो बताओ यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? K1 इंटू x2, या मैं कह दूँ x इक्वल्स टू क्या? K1 की पावर 1/2 और x2 की पावर 1/2। स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया। इस x की वैल्यू को अगर बात करते हैं, इस x की वैल्यू को क्या है? ये रही। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो जैसे मैंने इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया अपने पास? K2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है? K1 की पावर हाफ इंटू x2 की पावर हाफ और ये y2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट बना दो K डैश। ये अपने पास हो गया x2 की पावर हाफ और y2 की पावर 1। ध्यान से देखना, रिएक्शन के अंदर अपने पास x2 भी है, y2 भी है। अरे हाँ है ना? ये दोनों रिएक्टेंट अपने पास में है, और इन दोनों रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अपने पास ऑर्डर आ चुका है कितना? हाफ और 1। तो अगर मैं कहता क्वेश्चन में कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बताओ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? ऐड करो, हाफ प्लस 1 दैट इज और 3/2। ये क्वेश्चन था अपने पास नीट 2017 के अंदर। क्लियर है? इसमें अपने को ऑप्शंस दे रखे थे 2, 1, 0, 1.5। तो ये आंसर हो गया अपने पास 1.5 3/2। ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नीट 2017 का। क्लियर है? ये अपने पास केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।